हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने यूनिट और डायमेंशंस के कुछ विषयों को लेकर चर्चा करी और शुरुआत में हमने समझाया कि जर्नल साइंस क्या है, फिजिक्स क्या है। फिजिक्स में भी हमने फिजिक्स के प्रकार को समझा, भौतिक विज्ञान के प्रकारों को समझा और साथ में हमने पता करा जो हमारा माप का जो तरीका है, कितने हमारे माप के सिस्टम है, प्रणालियाँ हैं, जिसमें हमने इंटरनेशनल प्रणाली के बारे में बात की और हमने उस पर भी चर्चा करी। उसके बाद हमने जो है लंबाई की इकाइयों को लेकर बात करी। आज की जो कक्षा है उसमें हम यूनिट और डायमेंशन के आने वाले दूसरे जो हमारे विषय हैं, जो टॉपिक हैं, उनके ऊपर हम जो है चर्चा करेंगे और साथ ही में जो हमारा सिस्टम है किलोग्राम से, जो मापन सिस्टम है, जो मापन इकाइयाँ हैं, उनके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले द्रव्यमान की। द्रव्यमान को जो हम स्टैंडर्ड में नापते हैं वो है जो इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, वो क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम हमारा जो है मापन का वह किलोग्राम है। किलोग्राम की उप इकाइयाँ भी होती हैं। सामान्य प्रयोग में द्रव्यमान की छोटी इकाइयाँ हैं, जैसे ग्राम हो गया। सोना आप किलोग्राम में नहीं खरीदते, सोना आप ग्राम में खरीदते हो। उसके बाद जो मिलीग्राम हो गया, अब ग्राम मिलीग्राम क्यों? देखिए, जो चीज़ें या तो बहुत कीमती होती हैं, आप उनको छोटी इकाइयों में खरीदते हैं। जो चीज़ें ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा कीमती नहीं है, आप उन्हें बड़ी इकाइयों में, जैसे लोहा हो गया, लोहा आप बड़ी इकाइयों में खरीद सकते हो। वहीं अगर आप देखा जाए सोना आप ग्राम में खरीदेंगे तो 1 ग्राम में 10 की पावर -3 केजी होते हैं, यानी आप कह सकते हो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। वहीं 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -6 केजी के बराबर होता है और 10 की पावर -3 ग्राम के बराबर होता है। किलोग्राम की एकाधिक इकाइयाँ दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली बड़ी सामान्य द्रव्यमान की इकाइयाँ हैं, जैसे क्विंटल। अब किसान जो अपने खेत में जो फसल उत्पन्न करता है, गेहूँ, मक्का, बाजरा, तो ये जब मंडी में बेच के जाते हैं तो ये क्विंटल के एक माप पे बेचा जाता है, ना कि उन्हें ग्राम के माप पे नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि उससे संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो उसे हम क्विंटल के माप पे बेचते हैं। 1 क्विंटल में 1000 ग्राम होता है। 1000 किलोग्राम के बराबर 1 क्विंटल होता है। वहीं अगर मैं बात करूँ मेट्रिक 100 किलो, सॉरी माफ़ करिएगा, 1 क्विंटल 100 किलो के बराबर होता है और 1 मैट्रिक टन, 1 टन जो है 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। गैर मैट्रिक इकाइयाँ द्रव्यमान में की, जैसे प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, जैसे परमाणु कणों के द्रव्यमान, यानी प्रोटॉन का हमें द्रव्यमान निकालना है, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान है। इनको हम किन में मापेंगे? या तो हम इन्हें ग्राम में नहीं नापते, फिर हम इनके लिए गैर मैट्रिक, जो हमारा जो मैट्रिक सिस्टम नहीं है, स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है, वह हमारा है जो बहुत छोटी इकाइयाँ, सूक्ष्मदर्शी जो इकाइयों, जो हमारे सूक्ष्मदर्शी पार्टिकल हैं, कण हैं, उनको मापने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट का उपयोग करते हैं, यानी एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई कहा जाता है, यानी यू। एक यू एक कार्बन के 12वें अणु के द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी 1 AMU इक्वल्स टू 1.655 10 की पावर -27 किलोग्राम। बड़े आकाशीय शरीरों, अब जैसे आकाशीय शरीर हो गया, जैसे यानी सौर मंडल हो गया, हाँ, यूनिवर्स, ब्रह्मांड हो गया, अगर इनके द्रव्यमान या सौर द्रव्यमान की शर्तों पर मापा जाए तो एक सौर द्रव्यमान का एक सौर मंडल का कितना द्रव्यमान होगा? 2 गुणा बाय 10 की पावर 30 किलोग्राम के बराबर। द्रव्यमान की सबसे बड़ी व्यवहारिक इकाई है चंद्रशेखर। एक चंद्रशेखर लिमिट 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान, 1.4 गुना सूर्य का द्रव्यमान जो होता है वो हमारा चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है। यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। छोटे और बड़े वजनों की इकाइयाँ, ग्राम, मिलीग्राम, ये आपको याद रखना है टेबल। ग्राम
के लिए कितना होता है, मिलीग्राम के लिए किलोग्राम के मापन में कितना होता है, और एटॉमिक मास यूनिट के लिए किलोग्राम के मापन में कितना होता है। वहीं क्विंटल, मेट्रिक टन और सौर मास हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट जो समय के लिए दी हुई है। स्टैंडर्ड यूनिट समय के लिए जो एसआई इकाई है वह है सेकंड। तो 1964 में एक सेकंड को सीजियम एटम में ऊर्जा परिवर्तन के संदर्भ में परिभाषित किया गया। यानी सीजियम एटम में जो ऊर्जा का चेंज होता है, परिवर्तन होता है, वह जितने समय में हुआ उसको एक सेकंड बोला गया, जिसे निम्नलिखित रूप में बताया गया है। एक सेकंड सीजियम 133 एटम में एक निर्दिष्ट ऊर्जा परिवर्तन की अवधियों के एक समय अंतराल होता है, जिसको हम बोलते हैं एक सेकंड। परमाणु घड़ियां इस परिभाषा पर आधारित होती हैं। वह एक में 10 की पावर 11वें सेकंड की सटीकता अनुचित करते हैं। यानी 5000 वर्षों में केवल एक सेकंड की त्रुटि, यानी 5000 वर्षों में बात करा जाए सिर्फ एक सेकंड की त्रुटि को लेकर, इतना ज्यादा ये प्रिसीजन होता है। यह शेक क्या है? शेक समय की सबसे छोटी व्यवहारिक इकाई। जो समय की सबसे छोटी व्यवहारिक इकाई जो हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वह है सेक। एक सेक 10 की पावर -8 सेकंड के बराबर है। चंद्रमास या चंद्रमास यानी लूनर मंथ क्या होता है? वह चंद्रमास वह समय होता है, एक चंद्रमास वह समय होता है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक क्रांति पूरी करता है। यानी एक परिक्रमा, यहाँ पर क्रांति नहीं आएगा, यहाँ पर सही शब्द होगा, एक परिक्रमा पूरी करता है। वहीं जो एक चांद जो पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है तो कितना समय लगता है? 27.3 दिन, यानी 4 सप्ताह। लगभग इसको हम एक मास के प्रति भी मानते हैं। इस प्रकार एक चंद्रमा मास लगभग 4 सप्ताह का होता है। ध्यान दें, हिंदी में विक्रम और मुस्लिम में हिजरी। याद रखिएगा, हिंदी में कौन सा कैलेंडर यूज होता है? विक्रम। और मुस्लिम में कौन सा कैलेंडर यूज होता है? हिजरी कैलेंडर चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा की अवधि पर आधारित है। अधिवर्ष वह होता है जिसमें फरवरी महीना, यानी लीप ईयर की बात कर रहे हैं, फरवरी महीना में 29 दिनों का होता है। यानी एक लीप ईयर कब होता है? जब फरवरी में 29 दिन होते हैं और पूरे साल में 366 दिन होते हैं। प्रत्येक चौथे वर्ष अर्थात 4 से विभाज्य वर्ष में फरवरी महीना में एक दिन अधिक होता है, अर्थात फरवरी 29 दिन होते हैं और इसलिए एक लीप हो रहता है। यानी अगर हम बात करें 2024 लीप ईयर है तो 2028 अगली लीप ईयर होगी। शताब्दी वर्ष जो 400 से विभाज्य होंगे वह लीप वर्ष होंगे। जो 400 से आप जिन्हें विभाजित कर सकते हो वह लीप ईयर होंगे। उदाहरण के लिए 2400 लीप वर्ष होंगे। 1800, 9900, 2100 4 से विभाज्य हैं, लेकिन 400 से विभाजन नहीं है, इसलिए वह लीप वर्ष नहीं है। याद रखिएगा 400 से। किससे? 400 से। आगे बढ़ते हैं। केल्विन को 1966 में तापमान की इकाई के रूप में स्वीकार किया गया था। केल्विन पानी के त्रिकोणीय बिंदु में थर्मोडायनेमिक तापमान का 1.27/273.16 हिस्सा है। पानी का त्रिकोणीय बिंदु वह तापमान है जिस पर बर्फ, पानी और पानी का वाष्प सह अस्तित्व में होते हैं। यानी केल्विन किसको बोला गया? जिसमें पानी तरल में भी है, बर्फ पे भी है और वाष्प यानी भाप में भी है। उस पॉइंट को हमने क्या बना? 1 केल्विन। इसका एक निश्चित मान है 273.16 केल्विन, और यह किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस के। याद रखेंगे। 1948 में विद्युत धारा की इकाई के रूप में एम्पियर को रखा गया। 1 एम्पियर वह स्थिर धारा है जो अनंत
अनंत लंबाई और नगण्य पारदर्शी विभाग के हर दो सीधे समांतर चालकों की बनाई रखी जाती है, जो वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पर रखी जाती है और बीच के प्रति इकाई लंबाई की 2.10⁻⁷ न्यूटन मीटर बल प्राप्त करेगी। यानी 1 एम्पियर क्या है? देखिए करंट का फॉर्मूला क्या होता है। अब करंट कहां से लेकर आ गया? तो उसके लिए 2 पैरेलल कंडक्टर रखे गए, यानी 2 रॉड रखी गई इनफाइनाइट लेंथ की, जिनका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वह ना के बराबर है और हेल्ड 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम, इनके बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर। और इनसे जो बल होगा वह इनके बीच में 2 × 10⁷ न्यूटन मीटर होगा। तो वह हमारा जो है 1 एम्पियर के बराबर कहलाया जाएगा। 1989 में कैंडेला को ज्योति तीव्रता की इकाई, यानी हम बात करें एक तीव्रता की इकाई के रूप में अपनाया गया। कैंडेला वह ज्योति तीव्रता है जो एक निर्दिष्ट दिशा में स्रोत होती है। यानी हम बात करें जैसे कि हम सूरज की बात करें, सूरज से जो हमें ऊर्जा मिल रही है, जो रोशनी मिल रही है, अगर हमें उसको मापना हो तो हम उसको कैंडेला में मापेंगे। तो कैंडेला वह ज्योति तीव्रता है जो एक निर्दिष्ट दिशा में स्रोत होती है, जो 540 × 10⁻12 हर्ट्ज की आवृत्ति में एकारंगी यानी मोनोक्रोमेटिक एकारंगी विकिरणों को उत्तेजित करती है और उस दिशा में विकिरण तीव्रता 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन होती है। तो यह आपको याद रखना है कि यह हमारा 1 कैंडेला के बराबर होता है। वहीं बात करें 1971 में मोल को द्रव्यमान की मात्रा की इकाई के रूप में माना गया। क्वांटिटी ऑफ मैटर की अगर हम बात करें तो मोल को माना गया। 1 मोल वह मात्रा होता है जिसमें उत्तरदायी तत्वों की संख्या उत्तरदायी कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम के अणुओं की संख्या के बराबर होती है। यानी जो भी आप सब्सटेंस ले रहे हो वह सब्सटेंस के जो नंबर होंगे वो कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम के बराबर होंगे, उसे हम 1 मोल कहते हैं। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी? थ्रेडियम। थ्रेडियम क्या है? यह समतल कोण की इकाई है, यानी प्लेन एंगल की इकाई है। 1 रेडियम, ये होगा द रेडियम, थेरेडियम नहीं होगा, ये होगा रेडियम। क्या है ये? रेडियम। इसको ठीक करेंगे, यह है रेडियम। 1 रेडियम वह कण होता है जो एक वृत्त के केंद्र पर एक चाप द्वारा उत्पन्न होता है, जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। यदि एक चाप की लंबाई ds एक कोण d थीटा के एक वृत्त में केंद्र O पे उत्पन्न करता है, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। अभी हम उसको आपको समझाते हैं। ऐसे देखिए, यह एक कोण हो गया, यहां से ये आपने एक चाप की लंबाई ले ली और ये लंबाई ले ली, तो यह जो कोण बना इसको हम कैसे नापेंगे? कोण को हम नापेंगे, यह r इसकी डिस्टेंस हो गई, यह आप नाप लेंगे। अब स्टेरेडियन क्या होता है? स्टेरेडियन यह एक सॉलिड कोण, ठोस कोण के अंतरिक्ष में कोण की एक इकाई है। जो स्टेरेडियन वह ठोस कोण को वह ठोस कोण है जो गोलार्ध के केंद्र पर उस गोलार्ध की सतह द्वारा उत्पन्न होता है, जो क्षेत्रफल में समान होती है गोलार्ध की त्रिज्या के वर्ग के बराबर। यदि गोलीय सतह का क्षेत्रफल dA है और गोलार्ध का केंद्र पर ठोस का कोण d हम बात करें उत्पन्न करता है, जिसका त्रिज्या r है, तो dA/2 स्टेरेडियन होगा। तो ये आपका क्या है? ये एक तरीके से ठोस कोण है। जैसे अगर आपने कुल्फी देखी है, कुल्फी, अगर हम बात करें आइसक्रीम का जो कोण होता है उसको हम ठोस कोण की बात कर रहे हैं।
सामान्य उपयोग की कुछ इकाइयां बची गई हैं, उनको अब हम समझ लेते हैं और इनको आपको नोट डाउन कर लेना है। जैसे डिग्री, डिग्री का जो सिंबल होता है, जो प्रतीक होता है, वो होता है डिग्री, ये वाला 16 डिग्री सेल्सियस। और 1 डिग्री क्या होता है, π/10। यह जो डिग्री है, देखिए ये डिग्री जो होती है, सेल्सियस तो टेम्परेचर हो गया, यह जो डिग्री है, यह 1 डिग्री किसके बराबर होती है, π/10। लीटर, आपको मैंने बता दिया, लीटर से क्या नापते हो आप, तरल वस्तु है। टन, कैरेट, कैरेट आप क्या नापोगे, कैरेट से सोना। बार, बार आप क्या नापते हो, बार से आप मुझे बताइए, प्रेशर, दबाव। क्यूरी, रंटगन, रंटगन क्या होता है, बर्न, ये सब आपको याद रखने हैं। आर, हेक्टेयर, और उसके बाद एटमॉस्फेरिक जो होता है, मानक क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, ये कितने पास्कल के बराबर है। अब हमारी कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं, जैसे एरिया, जो एरिया होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, यानी मीटर और मीटर को करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसी आयतन यानी वॉल्यूम, मीटर क्यूब। घनत्व, डेंसिटी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पीड और वेलोसिटी, गति या वेग, मीटर पर सेकंड। त्वरण, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन जिसे हम बोलते हैं। फोर्स, बल, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मैंने पिछली कक्षा में आपको निकाल कर भी दिखाया था कैसे आप निकालेंगे। कार्य और ऊर्जा, कार्य यानी वर्क और एनर्जी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। संवेग, तो ये मैं आपको बता देता हूं कार्य कैसे निकालते हैं, वर्क। यानी अब देखिए, यह एक वस्तु है और मैंने इस पे दबाव लगाया और यह चलना शुरू हुई, तो अगर आप बल लगा रहे हो और वह बल से कोई वस्तु आपकी मुड़ती है, चलती है, या कोई भी थोड़ी सी दूरी तय करती है, उसको हम कार्य कहते हैं। यह भौतिक विज्ञान की भाषा में कह रहा हूं। यहां पर फोर्स को हमने लिखा था किलोग्राम मीटर पर सेंटी स्क्वायर, और दूरी को हम मीटर में नापते हैं, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वही मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास, मोमेंटम को हम पी से अंकित करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास में हम किस में लिखेंगे, केजी में। वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। टॉर्क, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन मीटर कर सकते हैं इसको। शक्ति, जूल पर सेकंड। पावर। प्रेशर, प्रेशर को हम कैसे लिखेंगे, प्रेशर का आप देख लीजिए, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स को क्या लिखते हैं हम, किलोग्राम, बताइए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दोबारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया में मीटर स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, तो किलोग्राम -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूटन मीटर भी बोलते हैं और पास्कल भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी, हर्ट्स यानी सेंटीमीटर, यानी फ्रीक्वेंसी को एस, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, समय का भाग देते हैं। विद्युत अवशेष, यानी इसको हम बोलते हैं कुलम्ब, यानी कुलम्ब हम बोलते हैं, चार्ज। विद्युत क्षमता या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बल्ब, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या इलेक्ट्रोमोटिव बल्ब को हम वोल्ट से नापते हैं, जूल पर कुलम्ब से नापते हैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, एम्पेयर पर सेकंड क्यूब। विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ओम में हम लिखते हैं। वहीं आ गया स्वयं संवेदन का गुणवक या पारस्परिक संवेदन का गुणवक, यानी कोएफिशिएंट और ऑफ सेल्फ इंडक्शन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को हम किस में नापते हैं, हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स को वेबर, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। क्षमता को फैराडे, कैपेसिटेंस
को हम किस में नापते हैं? फैराडे में। और कंडक्टेंस को हम किस में नापते हैं? ओम में। चलो लिखते हैं कंडक्टेंस। वहीं लुमिनियस फ्लक्स को हम किस में नापेंगे? प्रकाशीय प्रवाह में, लुमेन में। वही लुमिनेंस यानी प्रकाशमानता लैम्बर्ट में। प्रकाशन या प्रकाशन की तीव्रता इल्यूमिनेंस और इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन हम लक्स या एलएम पर मीटर स्क्वायर में नापेंगे। लेंस की शक्ति को डायोप्टर, जो आप चश्मे, जिनको आपने देखा होगा चश्मे लगे रहते हैं, चश्मे पहना करते हैं, उन चश्मों को हम जो मापन करते हैं वह डायोप्टर में करते हैं। लेटेंट हीट को, जो हम लेटेंट हीट गुप्त ऊष्मा जो है उसको जूल पर किलोग्राम में मापेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। गैस स्थिरांक यानी गैस कांस्टेंट जूल पर बोल्ट्जमैन जूल। उसके बाद तापीय संवहनता गुण, विन का संस्थारक यानी वेन्स कांस्टेंट, स्टेफेंस कांस्टेंट। तो ये सब आपको पता होने चाहिए। अब आगे ड्राइव, यानी अब आपको ड्राइव देखिए, वर्क जो हो गया, फोर्स को, कार्य को, ऊर्जा को। फोर्स को हम सीजीएस में डाइन बोलते हैं, और जो हमारा एमकेएस है उसमें न्यूटन बोलते हैं, और एफपीएस में पौंडल बोलते हैं। वहीं कार्य की बात करें या ऊर्जा की बात करें तो सीजीएस में अर्ज बोलते हैं, और ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, जूल, फिर उसके बाद फीट पाउंडल, फिर उसके बाद हो गया शक्ति को अर्ग पर सेकंड, वॉट और फीट पाउंडल पर सेकंड। ये आपको याद रखना है। स्लग एफपीएस में द्रव्यमान की इकाई एक स्लग इतने दशमलव के बराबर यानी 14.59 किलोग्राम के बराबर होती है। एसआई में चुनी गई 7 मूल या आधार राशियों को भौतिक जो दुनिया के 7वें आयाम कहा जाता है, और वे वर्गीकरण के साथ अंकित किए जाते हैं, यानी उन्हीं को हम डायमेंशन बोलते हैं। उन्हीं को, जो हमारी जो 7 यूनिट है उन्हीं को हम डायमेंशन बोला करते हैं। जैसे हम बात करें फोर्स को अगर मैं बात करूं डायमेंशन क्या होगा फोर्स के, देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। फोर्स को आप ऐसे लिखेंगे, फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को आप m से मापेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी, और टाइम को आप t से नापेंगे। अब दोबारा, मास 1/t, अब मैं यहां गुणा करता हूं। वेलोसिटी क्या होता है? दूरी बटे समय। तो मास, अब ये d को, दूरी को हमने किसने कहा? ml, t नीचे है तो ऊपर आएगा -2, ml t -2। ये इसका डायमेंशनल सूत्र हो गया, डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। फोर्स को हम डाइन, न्यूटन बोला करते हैं सीजीएस और एसआई में। ऊर्जा को अर्ज और जूल बोलते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को वेबर बोलते हैं। 1 वेबर क्या हो जाएगा? 10⁸ मैक्स। वहीं मैग्नेटिक इंडक्शन को गॉस बोलते हैं, या टेस्ला बोलते हैं, या वेबर मीटर स्क्वायर बोलते हैं। 1 टेस्ला क्या हो जाता है? 10⁴ जी। जी यहाँ पर हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। चुंबकीय तीव्रता, और जिसको हम बोलते हैं ऑस्टर्ड यानी एम्पेयर पर मीटर, फीट पाउंडल इसे हम बोलेंगे। वहीं पावर को हम क्या बोलेंगे? अर्ग, और इनके बीच का, यानी इसको हम बोल सकते हैं वॉट या डब्ल्यू एसआई सिस्टम में, और इसको हम क्या बोलते हैं? 1 एम्पेयर पर मीटर कितना हो जाएगा? 4 पाई × 10⁻³ OA। अब ये उसके बाद आ जाता है हमारा 1। अब ये हमारे फॉर्मूले हो गए परिवर्तित करने के लिए। अब हम पढ़ लेते हैं ऑस्टर्ड। ऑस्टर्ड OE के सिंबल को बोलते हैं, और यह इकाई प्रणाली में सहायक चुंबकीय क्षेत्र H की इकाई है। यह 1 डाइन के प्रति मैक्सवेल के बराबर होता है। इस प्रकार लंबाई को L से द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। अभी आपको मैंने बताया, लंबाई को L के द्वारा, द्रव्यमान को m के द्वारा, समय को t के द्वारा, विद्युत को A के द्वारा, विद्युत धारा यानी करंट को A के द्वारा, थर्मोडायनेमिक तापमान यानी केल्विन को K के द्वारा, मोल को MOL के द्वारा, फिर इंटेंसिटी तीव्रता, ज्योतिषीय तीव्रता यानी लुमिनस इंटेंसिटी को CD के द्वारा। तो ये आपके 7 जो इकाई हैं उनके मापन को या फिर उनके डायमेंशन को लिखने के तरीके आपको हमने यहाँ पर बता दिए। आगे बढ़ते हैं।
ध्यान दें कि मात्रा के चारों ओर वर्ग ब्रैकेट का उपयोग करना का मतलब है कि हम उस मात्रा के आयामों के साथ सम्मान कर रहे हैं, यानी आपको हमेशा वर्ग, ये जो ब्रैकेट है, इनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। भौतिक मात्रा के आयाम में घातांक या घात होते हैं जिन्हें मूल मात्राओं की इकाई या उस मात्राओं के विभिन्न इकाइयों को प्रस्तुत करने के लिए उठाया जाता है। यानी जो आप एक्सपोनेंट की बात कर रहे हो, जो घात की बात कर रहे हो, वह भी आपको लगाना होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि वह जो इकाई है वह घटक में है या वह गुणा में है। जैसे कि लीनियर मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था, मास इनटू वेलोसिटी। याद करेंगे, मोमेंटम जो होता है हमारा, मास इनटू वेलोसिटी। मास को हम m लिखेंगे, वेलोसिटी को क्या होगा, चाल बटे समय, तो चाल l t-1। यहाँ पर एक का मतलब है सब एक एक बार है। वहीं फोर्स का हमने अभी निकाला था ml2-2। इम्पल्स का ml-t-1 क्या होता है, इम्पल्स जो फोर्स बहुत थोड़े समय के लिए लगता है, तो ये फोर्स का होगा ml-t-2 और नीचे गया t इंटू टी, फोर्स जो समय के साथ लिखेगा, इंटू टी, इम्पल्स के लिए t आएगा, तो ये हो जाएगा ml-t-1। स्ट्रेस और प्रेशर को, जो प्रेस हो गया, स्ट्रेस हो गया, दबाव हो गया, इसको हम फोर्स ही बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ml-1 t-2। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट m-1 L3 t-2, ये सब आपको याद रहने चाहिए। वहीं वर्क, एनर्जी और मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए निकलेंगे ml2 t-2, पावर के लिए ml2 t-3। वर्क पर यूनिट टाइम, ये हमारा पावर का फॉर्मूला होता है, तो इसीलिए 2 ऊपर जाके माइनस पे चला गया, ml2 t-3। पृष्ठ और तनाव, यानी जैसे पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन के लिए ml0 t-2। जड़ता का क्षण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए ml2, सिर्फ ml2, t की पावर 0 मतलब t है नहीं, जिसकी पावर 0 होती है वो नहीं होता। प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए m1L2 t-1। वहीं लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा के लिए L1 t-2। गैस कांस्टेंट के लिए m1L2 t-2 k-1। बोल्ट्जमैन के लिए m1L2 t-2 k-1। स्टीफन कांस्टेंट के लिए m1L0 t-3 k-1। चुंबकीय फ्लक्स के लिए m1L2 t-2 a-1। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया m0L0 t0। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई डायमेंशन ही नहीं होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये पूरी टेबल आपको पता होनी चाहिए, जो भी मैंने आज के कक्षा में जो भी आपको ये टेबल बताई है, जो भी ये सूची बताई है, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा में ये पूछी जाती हैं। रेजिस्टेंस के लिए m1L2 t-3 एम्पेयर है, ये a-2। चालकता हो गया, कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गई, विद्युत फ्लक्स हो गया, लेंस की शक्ति यानी डायप्टर हो गया, यह पता होना चाहिए। तो इसके साथ जो हमारा जो पहला अध्याय है फिजिक्स का, यूनिट और डायमेंशन, समाप्त होता है। जो मैंने आपको सूची यहाँ पर जो दी है, इस सूची के बारे में आपको विशेष रूप से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा में आमतौर पर ये सवाल आपसे बहुत आसानी से पूछ ले जाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये सारे आपको पता हों, क्योंकि अब आपने ये अब सीख लिए हैं। तो परीक्षा में किसी भी तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा, आप उसका आसानी से उत्तर दे पाएंगे। इनमें आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप इनको अच्छे से समझिए और इन सवालों को करने का और इन चीज़ों को याद रखिए। याद रखने से कैसे याद होगा? निरंतर अभ्यास करने से। आने वाली कक्षा में हम अपने भौतिक विज्ञान के दूसरे जो अध्याय हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनको अच्छे से समझेंगे, और किस विषय में जो वो हमें जानकारी दें उस बारे में हम जानकारी को और भी ज़्यादा प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप इनका निरंतर अभ्यास करते रहिए, अपने कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाइए, उनको लिखिए, और समय समय पर जो सवाल हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं परीक्षा में, उनको हल करिए। उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपको कितना याद हो रहा है और कितना समझ में आ रहा है। तो अब तक के लिए
हमें तब तक के लिए हमें विदाई दीजिए और आने वाली कक्षाओं में आपसे फिर मिलते हैं नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िए, समझिए और हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।